परेशानियां भी हुई, जो मैं उसको एक दरकिनार करके मैंने तैयारी को जारी रखा। एफएमजी एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे एफएमजी के एस्पिरेंट होंगे, उनके जो न्यू है उनके ये सवाल रहते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें कितने पेपर होते हैं और साल में ये एग्ज़ाम कितने बार होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये एग्ज़ाम साल में कितने बार होता है? जी, ये एग्ज़ाम साल में 2 दफ़ा होता है, एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। और दोनों एग्ज़ाम में परसेंटेज एक है, नियर अबाउट 20% जनवरी में स्टूडेंट पास होते और नियर अबाउट 10% इसमें पास होते जून वाले में। मतलब स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहा कि परसेंटेज ज़्यादा बना। और एफएमजी क्लियर करने के बाद स्टूडेंट को ये जानना है कि पहले ये ज़रूरी है कि इसको क्लियर कैसे करना है। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है आपका, और कितने क्वेश्चन लगभग उसमें होते हैं? 300 ही होते हैं या फिर ज़्यादा? इसमें 300 क्वेश्चन होते हैं, बड़े हाई स्टैंडर्ड के होते हैं। ये ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कि आपको लगेगा ये इजी है, जो आंसर आपको लग रहा है वो आंसर नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और अक्सर आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर जमाल अहमद सर। आज जो रिज़ल्ट आया एफएमजीई का, उसमें सर का सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि भैया जो टॉपर होते हैं इनका सिलेक्शन हो जाता है, आप उनके साथ वीडियो बनाया करो, क्योंकि हमें वहाँ से गाइडेंस मिल जाती है। तो आज की वीडियो में हम सर से ही बात करेंगे कि इनकी रणनीति क्या थी और क्या कोचिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या नहीं तैयारी के दौरान, या फिर सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए। सारी चीज़ें सर से जानने वाले हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा और आपने ये सफलता कैसे प्राप्त की, आप कहाँ से हैं, क्या आपकी रणनीति थी। ऐसे बहुत सारे नए स्टूडेंट के सवाल रहते हैं, जब वो स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वही सब आपसे पूछने वाले हैं। तो एक बार मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत और बधाई सर। थैंक यू। और ये मेरा जर्नी जो है 2016 से स्टार्ट हुआ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी लेक्चरर हैं। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई जो मेडिकल है वो मैंने फ़ॉरेन से, किर्गिस्तान से कंप्लीट किया, और उसमें मेरे पिताजी का बड़ा योगदान है, जिन्होंने मुझे बनाने के लिए उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया उसके लिए मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एफएमजी स्टूडेंट हैं जो अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं पूरा करना चाहते हैं, तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो इधर उधर ना भटकें, वो फोकस अपने स्टडी पे करें। और मैं सबको सजेस्ट करूँगा वो गौतम नगर में आएँ और अपना प्रिपरेशन को आगे जैसे क्वालिफ़ाई करना एग्ज़ाम को, तो जो भी चीज़ें मटेरियल है, स्टडी से मटेरियल या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे उपलब्ध हैं, और वहाँ से पढ़ना और एफएमजी एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे एफएमजी के एस्पिरेंट होंगे, उनके जो न्यू है उनके ये सवाल रहते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें कितने पेपर होते हैं और साल में ये एग्ज़ाम कितने बार होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये एग्ज़ाम साल में कितने बार होता है? जी, ये एग्ज़ाम साल में 2 दफ़ा होता है, एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। और दोनों एग्ज़ाम में परसेंटेज एक है, नियर अबाउट 20% जनवरी में स्टूडेंट पास होते और नियर अबाउट 10% इसमें पास होते जून वाले में, जो कि इस बार 20% हुआ। ये भी एक काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहा कि परसेंटेज ज़्यादा बना। और एफएमजी क्लियर करने के बाद स्टूडेंट को ये जानना है कि पहले ये ज़रूरी है कि इसको क्लियर कैसे करना है, सिलेबस को जानना है। और इसमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसमें ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना भी है और ट्रिक पता होना चाहिए कि मुझे क्या गलतियां नहीं करनी है। जैसे स्टूडेंट पास होता है, वहाँ से डिग्री लेकर आता है, यहाँ पे एमसीआई एक बड़ा हवा बना दिया गया, बहुत टफ़ एग्ज़ाम है। ये कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। एक इसको जैसे स्टूडेंट को मेंटली इल किया जाता है कि यार ये बहुत टफ़ है, तुम नहीं क्लियर कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पूरे पढ़ने हैं। और जैसे कि आपको ये नहीं है कि आप 10 सब्जेक्ट आप परफेक्ट हो गए तो आप पास कर जाओगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर सब्जेक्ट से नंबर आने हैं।
और यहाँ तक कि जितने भी वहाँ एफएमजी में क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में 300 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 150 पास करने होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट से आते हैं ना, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट एकदम आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। कुछ सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ना है लेकिन उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो ये चीज़ें क्वालिफ़ाई करने के लिए आप इजीली इसको क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट जो आते हैं बेचारे डर के मारे वो एग्ज़ाम में बैठे नहीं रहते कभी, तो मिस्टेक्स बहुत करते हैं और उन्हें सिलेबस नहीं पता होता है। इसमें 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है आपका, और कितने क्वेश्चन लगभग उसमें होते हैं? 300 ही होते हैं या फिर ज़्यादा? इसमें 300 क्वेश्चन होते हैं, बड़े हाई स्टैंडर्ड के होते हैं। ये ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कि आपको लगेगा ये इजी है, जो आंसर आपको लग रहा है वो आंसर नहीं होगा। आप उसमें ट्रिक्स होते हैं बहुत, जो आंसर दिख रहा है, क्वेश्चन पूछा जो आंसर दिख रहा है वो ये पक्का नहीं है, वो ऐसे मतलब क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी। और आपको पास होने के लिए 150 एग्जैक्ट आना चाहिए। ये नहीं है कि आप 149 है तो क्वालिफाइड हैं, एक नंबर से भी कुछ लोग रुक जाते हैं। तो 150 आपका पासिंग मार्क्स वो गेन करना है। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा। जैसे इस बार आपने क्वालिफाई कर लिया, मुझे पता चला है कि आपने पहले 3 अटैम्प्ट और दिए थे, तो जब आपको सफलता 3 बार लगातार नहीं मिली तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते होंगे। आस पड़ोस के लोग भी सोचते होंगे पता नहीं क्या कर रहा है, ताने वगैरह सुनने को मिलते होंगे। तो आप उस टाइम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे, और जो गलतियाँ आपसे हुई वो दूसरे स्टूडेंट से ना हो, जो इस बार 1 नंबर 2 नंबर से रह गए, वो गलतियाँ ज़रूर बताइए। और जब आपको फाइनली 4th अटैम्प्ट में सफलता मिली, तब कैसी फीलिंग आती है कि जिन लोगों ने ताने मारे थे या फिर उस टाइम में डिमोटिवेट रहता था, खुद को कैसे मोटिवेट करता था, वो सारी कहानी भी बताइए। जी, जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मैंने पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे उसका तरीका नहीं पता था। पढ़ने के साथ आपको और कुछ करने होते हैं, तो उसमें मैं बहुत ख़राब मार्क्स आए थे। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, हाँ मैं पढ़ा हूँ तो मुझे थोड़ा और मेहनत करना है। सेकेंड अटैम्प्ट मैं दिया तो उसमें भी कुछ नंबर से रह गया, जो कि उसके बाद मैं सोचा कि लगता है कि इस एग्ज़ाम को अब दूसरे लेवल से तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यू स्टूडेंट जो आते हैं, जैसे हमने पहले अटैम्प्ट दिया तो उसमें हमें आइडिया नहीं रहता है पढ़ना कैसे है क्या है। वो शेड्यूल होना चाहिए, एक शेड्यूल बनाना चाहिए और उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए, और डेली कम से कम 200-300 MCQ करने चाहिए जो PYQ हों और कुछ न्यू हों। सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा कुछ नंबर से रह गया। फिर थर्ड अटैम्प्ट में मैंने एग्ज़ाम में एक बड़ी गलती की थी, वो मुझे अभी भी याद है, जो इस दफ़ा मैंने नहीं किया। पिछली दफ़ा मैं आंसर चेंज करने का मुझे पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया, मैंने काफ़ी आंसर चेंज किए और मेरा 142 रहा था पिछली बार। और इस बार मैंने कई गलतियाँ की लेकिन मैंने आंसर नहीं चेंज किया। मुझे पता है ये क्वेश्चन गलत है लेकिन मैंने आंसर नहीं चेंज किया, क्योंकि अगर एक पे मैं चेंज करता तो दूसरे क्वेश्चन पे भी मेरा ध्यान जाता। इसलिए जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि आप गौतम नगर में जाएं, लाइब्रेरी से पढ़ें, या तो आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं पर जहाँ से दिल करे वहाँ से पढ़ें, लेकिन एक आपका शेड्यूल होना चाहिए और आपके तरीके होने चाहिए तैयारी के लिए। 19 सब्जेक्ट हैं और कुछ सब्जेक्ट से जैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे सर्जरी हो गए, मेडिसिन हो गए, गायनी ऑप्स गायनी हो गया, इसमें आपको नियर अबाउट 100+ आते क्वेश्चन, और ये तो आपको स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इस स्ट्रॉन्ग के बेस पे ही आपका रिज़ल्ट बनता है, क्योंकि ये जैसे 300 है तो 100 क्वेश्चन जो आएंगे हाई लेवल के होंगे, वो बाय चांस 50% किसी का सही हो जाए जो बहुत पढ़ते हैं उनके लिए। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं कहूँगा एक शेड्यूल बनाएं, आप शेड्यूल से पढ़ें, और आप प्लेटफॉर्म कोई फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करें, लेकिन शेड्यूल भी अपना खुद का होना चाहिए। और लास्ट टाइम में एग्ज़ाम में एक चीज़ गलती नहीं करना है। एग्ज़ाम में क्या नहीं चेंज करना है, आपको आंसर चेंज नहीं करने हैं। एग्ज़ाम के 1 वीक पहले आपको कुछ न्यू चीज़ नहीं पढ़ने, सिर्फ आपको PYQ ज़बान पर रट लेने हैं कम से कम 5 दफ़ा, क्योंकि उसमें से आपको नियर अबाउट 50 to 60 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो नियर अबाउट होते हैं, जैसे PYT बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक, है ना। सेम क्वेश्चन नहीं रहेंगे, नियर अबाउट वही रहेंगे, तो उसको नहीं गलत करेंगे तो आप 100% है 150 क्रॉस कर जाएंगे। 300 क्वेश्चन करने के लिए आपको कितने घंटे का टाइम दिया जाता है? 1 घंटे का, 2 घंटे का? ये जैसे आपका
दो उसमें होता है, दो शिफ्ट में है। पहले जो होता था 150 मिनट दिया जाता था एक शिफ्ट के लिए, सेकंड शिफ्ट के लिए 150 मिनट, लेकिन इस साल से न्यू आया है रूल। उसमें 50 क्वेश्चन हैं, उसके लिए 50 मिनट हैं। वो 50 क्वेश्चन जब आप कंप्लीट करेंगे ऑटोमेटिक वो 50 मिनट बाद ही बंद होगा, तब जाके सेकंड खुलेगा। ये नहीं कि आपने 30 मिनट में इसको कर लिया तो 20 मिनट आपका जो बच रहा है तो न्यू स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपको वेट करना है। ओके, तो इसमें आपने सेल्फ स्टडी वगैरह भी पहले की होगी और बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, कुछ स्टूडेंट कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपकी सेल्फ स्टडी का कुछ इफ़ेक्ट आपकी तैयारी में देखने को मिला और कोचिंग का कुछ रोल उसमें होता है या नहीं? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अपने नोट्स बनाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि अपने कुछ नोट्स वगैरह होने चाहिए, तो आपने भी कुछ बनाए थे या नहीं? और क्या लाइब्रेरी भी आप जाते थे या नहीं? जी, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था और हमारा शेड्यूल था, हम 8 बजे से रात के 9 बजे तक, और बीच में जो लंच वगैरह वो तो करने के लिए बाहर निकलते थे, लेकिन इतना हम वहाँ टाइम देते थे और हमारा एक शेड्यूल होता था, उसके हिसाब से हम पढ़ते थे। और जैसे कि जो कोचिंग पढ़ाते हैं उनका मटेरियल होता है, फैकल्टियाँ होती हैं, मैक्सिमम कोई भी कोचिंग है वो अपना बेस्ट देना चाहता है, हमारे परसेंटेज ज़्यादा निकलें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको ज्वाइन करते हैं, ब्लाइंडली बिलीव भी करते हैं, लेकिन हम कुछ नंबर से रुक जाते हैं, लेकिन बहुत लोग पास भी होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आप कोचिंग ज्वाइन कर लिए, आप कोचिंग जा रहे हो 8 बजे से आपको शाम के 4 या 6 बजे बीच में जो लंच मिल रहा है आप कर रहे हो, तो कोचिंग का ज़्यादा फ़ायदे तो होते भी हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा हैं कि आदमी अपना जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है वो सेल्फ स्टडी पे कम ध्यान है, वो रात को आता है, थक जाता है, फिर उसका पढ़ाई नहीं हो पाता है। और जो मटेरियल है, आप गौतम नगर में हो तो स्टडी मटेरियल जैसे बहुत कोचिंग्स हैं, तो कुछ फैकल्टी हर फैकल्टी की अलग अलग स्पेसिफिकेशन है कि इसका ये अच्छा है, तो वो चीज़ें गौतम नगर में मिल जाती हैं, आप उससे पढ़ सकते हो। जैसे कि को MCQ करना है तो FMG सॉल्यूशन है डॉक्टर सिराज सर का, डॉक्टर दीपक मारवा सर का, और उसमें उन्होंने हर सब्जेक्ट का MCQ बनाया है, और उसको अच्छे से अगर कर लिया जाए तो पासिंग मार्क्स उससे भी मिल सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको MCQ पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप परिवार में सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? और भी कोई फैमिली में आपके डॉक्टर वगैरह है? नहीं, मेरे फैमिली में कोई, मतलब मेरे भाई वगैरह में तो कोई नहीं है, मैं ही पहला हूँ। और मेरे अब्बू जो लेक्चरर हैं, और वो हम जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वही फ़ॉरेन में पढ़ने जाते हैं, जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन जेब में पैसे कम होते हैं, वो लोग जाते हैं। और इसको पास करने के बाद जो खुशी है वो कहीं नहीं है कि हमने छोटी से उसमें और अपना बड़ा सपना पूरा किया। ये वाला सपना आपने कब देखा था कि मैं MBBS करूं, फिर FMG क्वालिफाई करूं? ये बचपन से ही था या फिर फैमिली से किसी ने सजेस्ट वगैरह किया था, या फिर आपने कोई मूवी वगैरह देखी, नहीं अब तो मुझे डॉक्टर बनना है इनकी तरह? मैं बताना चाहूँगा, मैं पढ़ने में बहुत वीक था। मेरा पहले ये था कि मैं मैथ से पढ़ूँगा, है ना, तो मैथ मुझे फिर 10th 11th 12th के जो मैथ्स हैं मुझे समझ में नहीं आते, तो फिर मैंने कहा कि बायो करते हैं, और पिताजी भी यही चाहते थे कि बायो से पढ़ो और तुमको डॉक्टर बनना है। और फिर मैंने आकाश में कोचिंग भी ज्वाइन किया था लखनऊ में, और वहाँ से मतलब काफ़ी कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ हमारे स्टडी पे। तो फिर मैं फ़ॉरेन में, मेरे पिताजी जैसे चाहते थे कि वो हमें कि MBBS ही करना है, तो उन्होंने पहले नेपाल में पता किया, नेपाल में फिर नेपाल से मेरा फ्रेंड, वहाँ पता करने के बाद फ़ॉरेन में किर्गिस्तान में मेरा फ्रेंड था जो वहाँ से पढ़ रहा था। तो एक दिन मुझसे बात हुई तो उसने प्रोसेस बताया, ऐसे ऐसे एडमिशन लेना है। तो फिर पिताजी ने कहा ठीक है तुम MBBS ही करो, और जो भी खर्चा होगा वो मैं करूँगा, और तुमको डॉक्टर बनना है। और वहाँ से डॉक्टर बन के आने के बाद तुम्हें पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालना है, जो कि मैं पूरा नहीं कर सका, अफसोस है। और मैंने चौथा अटेम्प्ट लगाया। थोड़ा उन लोगों का सब्र अच्छा है कि वो इतना वेट किया और मुझे हमेशा सपोर्ट किए, मेरे पिताजी ख़ास तौर पे, और मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा ज़िंदगी भर। और बस। अच्छा ये बताइए, आज जब रिजल्ट आया था सबसे पहले किसने देखा था? मैं अभी नीचे था ना, मैं गया था तो ऊपर आया तो
मेरे दोस्त का कॉल आया, कहा यार जमाल रिज़ल्ट आ गया है। तो पहले तो मैं पूरा डर गया था, क्योंकि मैं जब भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ, मैं आंसर शीट जो होता है, जैसे हम लोग को आंसर शीट नहीं मिलते हैं, वैसे रैंडमली गेस करके सर जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया था, शायद आया था, तो होता है तो नियर अबाउट वही होता है, तो मैं नहीं मिलाता था। तो मुझे ये था मेरा पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन एक डर रहता है ना कि इतना 6 महीने मैंने इसमें गंवाए हैं, तो उसका कुछ आना चाहिए ना। तो पहले तो मैं डर रहा था, मैं आज नहीं देखूंगा, मैं कल देखूंगा इत्मीनान से, पहले देख लूँ मेरे दोस्तों का क्या हुआ। लेकिन अचानक फिर हुआ यार आज ही ख़त्म करते हैं देख के। तो मैं पहले रोल नंबर डाला, तो मैंने पहले लास्ट वाला, क्योंकि पिछला एग्ज़ाम में जब आंसर उसका देख रहा था, तो मैंने लास्ट देखा फेल या पास, बाद में नंबर देखे जाएंगे। तो पिछले बार मेरा फेल आया था, तो मैं बहुत टूट गया था। इस बार फिर मैंने वही ट्रिक अपनाया कि मैं पास देखूँगा, तो उसमें पास आया। फिर मैं नंबर देखा तो 160 था। तो फिर मैंने पहले अपने पिताजी को कॉल किया, उनको बताया, फिर घर पे वो लोगों को बताया। फिर ये बताइए, गोरखपुर में आप कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं? ये तो मैं आपसे पूछना ही भूल गया था। मैं गोरखपुर के बेदौली बाबू गांव से हूँ, और वो पड़ता है हमारे बासगांव थाना पर। बचपन से ग्रेजुएशन वगैरह आपका कहाँ पे हुआ था, स्कूलिंग ग्रेजुएशन? मेरा स्कूलिंग, जैसे मैं 3 स्कूल से पढ़ा हूँ ना। जैसे अर्ली स्कूलिंग में जो था मेरा ग्लोरियस चिल्ड्रन एकेडमी जो बासगांव में है, और उसके बाद फिर मैंने आरपीएम एकेडमी कौड़ीराम से पढ़ाई की। फिर मैंने वहाँ से 10 जो है मैंने नवल्स नेशनल एकेडमी रुस्तमपुर से पढ़ाई किया, और 12th जो है मैंने द्रौपदी देवी इंटर कॉलेज से मैंने किया था। फिर उसके बाद मैंने जो तैयारी की थी, तैयारी के बाद एमबीबीएस की फॉरेन चले गए थे 2016 में नवंबर में। ओके, एक सवाल मेरा आपसे और है लास्ट में। जैसे बहुत सारी स्टूडेंट होते हैं, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट के भी इंटरव्यू लेता हूँ, वो कहते हैं अगर यूपीएससी के मैं अटैम्प्ट दे रहा हूँ, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे। तो जब आप तैयारी के दौरान संघर्ष में थे, जब आपने कोई बी प्लान भी सोचा था कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं अब ये करूँगा, या फिर एक ही टारगेट था कि ये ही मुझे एंड तक करना ही करना है? दरअसल हम लोगों में ये एफएमजी के लिए फर्स्ट एंड लास्ट यही है कि आपको एफएमजी क्लियर करना है, उसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक रिस्पेक्ट नहीं है कि यार ये तो फ़ॉरेन से पढ़ा है, ये पढ़ाई नहीं किया है, ये ऐसा कुछ है। जब तक आपको एक रजिस्टर्ड लाइसेंस इंडिया में नहीं मिलता, आप कुछ नहीं है। वो मिलने के लिए मिलना ही सबसे बड़ा उपलब्धि है, और उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन वही है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आपने वही कर दिखाया। हाँ, और मैंने किया, और इस दौरान मुझे बहुत परेशानियाँ भी हुई, जो मैं उसको एक दरकिनार करके मैंने तैयारी को जारी रखा। यहाँ तक कि मैं जब इस दफ़ा की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, थोड़ा मेरा स्पाइनल में दिक्कत हुई, स्पाइन में है ना प्रॉब्लम हुआ था, बैठ नहीं पा रहा था मैं। तो मैं लाइब्रेरी जाता था, तो आधे घंटे बाद मुझे दिक्कत होने लगती थी, तो मैं रूम में जाके लेट के पढ़ता था। और क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, अगर ये मैं पास नहीं करता तो लोग मुझे कहते कि ये पढ़ नहीं रहा है, वहाँ घूम रहा है, बहाने बना रहा है। तो इस दफ़ा मैंने कर दिखाया, और ये अभी छोटी उपलब्धि है। इसके बाद अभी पीजी वगैरह देने हैं, तो अभी बहुत रास्ते लंबे हैं, और ये तैयारियां चलती रहेंगी, सफ़र जारी रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ में थे डॉक्टर जमाल अहमद सर, जिन्होंने अभी जो आज ही रिज़ल्ट आया, शायद ये वीडियो आप कल देखेंगे, मैं जब रिज़ल्ट आया जब ही शूट कर रहा हूँ, उसके कुछ टाइम के बाद।